जय श्री राम, जय श्री महाकाल। बेलराइज इंडस्ट्रीज का आईपीओ आ रहा है और ये एक आईपीओ अभी आईपीओ मार्केट में थोड़ा बहुत वापस बज़ क्रिएट कर रहा है। मेजरली 2025 में काफ़ी आईपीओज आने वाले हैं, बट क्योंकि मार्केट कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है तो इसके चक्कर में बहुत सारे आईपीओज तो अभी तक आए नहीं है। इनफैक्ट अपने डेट लॉन्च भी नहीं कर पा रहे हैं। बट ये दो कंपनीज अभी रिसेंटली आई, एक तो बोराना और दूसरा बेलराइज। इन दोनों ने कहीं ना कहीं अपनी थोड़ी ताकत बनाई और मार्केट में अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं। बट ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, तो इसको उस तरह से मत देखिएगा। ये पूरा आईपीओ एनालिसिस है, हाँ, बट ये ज़रूर मैं बताऊंगा आखिर में कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ या नहीं, ताकि आपको उसकी क्लैरिटी बनी रहे। जैसे कि मैं अपने कोई भी वीडियोस बनाता हूं तो उसको कुछ चैप्टर्स में डिवाइड करता हूं। इसको भी मैंने 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, क्योंकि आईपीओ का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी इन डेप्थ। सबसे पहले हम समझेंगे आईपीओ डिटेल्स, कि आईपीओ क्यों आ रहा है, क्या चाहिए इनको आईपीओ से। सेकेंडली वी विल टॉक अबाउट बिजनेस ऑफ द कंपनी, बिकॉज बिजनेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड, हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी फ्यूचर में क्या ग्रोथ प्लान सोच के अपना आईपीओ लेके आ रही है। फोर्थ, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल्स एंड फिफ्थ द वैल्यूएशंस। ये सब करने के बाद में लास्ट में मैं ज़रूर बताऊंगा कि मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ या नहीं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो कि है आईपीओ डिटेल्स। ये जो आईपीओ आ रहा है टोटल मिला के 2150 करोड़ का आ रहा है। 2150 करोड़ का ये आईपीओ है। मेनली आईपीओ बहुत ज़्यादा बड़ा ऐसा तो नहीं लग रहा, क्योंकि जिस हिसाब से पिछले साल हुंडई का आया था, बहुत अलग अलग कंपनीज, एनटीपीसी ग्रीन का आया था, उसके हिसाब से देखें तो ये 8-10% का ही है आईपीओ। मतलब अगर जो 25,000 के लेके आए थे, ये 2150 करोड़ का ही है। पॉइंट ये है, इनको पैसा क्यों चाहिए। ऑब्जेक्ट ऑफ द आईपीओ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। इनको पैसा चाहिए क्योंकि इनके लोन्स बहुत ज़्यादा हैं, और लोन्स का रीपेमेंट करने के लिए इन्हें क्या चाहिए, पैसा चाहिए, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए चाहिए। तो ठीक है, मतलब इफेक्टिवली देखा जाए तो अगर ये लोन्स को पे ऑफ कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल ये पूरा पैसा किसके पास जाएगा, शेयर होल्डर्स के पास। मतलब अगले साल अगर मैं देखूं, अगर इन्होंने लोन का रीपेमेंट कर दिया तो जितना ब्याज का पेमेंट ये कर रहे थे मार्केट में, उतना कम करेंगे, और फाइनली जाके वो पैसा किसके लिए बचेगा, शेयर होल्डर्स के लिए बचेगा। ठीक है, बट अगर इनका डेट बहुत ज्यादा था तो वहां पर एक क्रिटिकल पॉइंट आ सकता है। इनका डेट जो ऑन एन एवरेज चल रहा है वो चल रहा है 2500 करोड़ का, जबकि ये आईपीओ कितना का लेके आ रहे हैं, 2150 करोड़ का। ऑब्वियस सी बात है कि पूरा का पूरा लोन तो इससे कवर होगा नहीं, तो कुछ पोर्शन इसका लोन का रीपेमेंट कर देंगे और बाकी के पोर्शन से ये अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और फर्दर ग्रोथ के लिए प्लान करेंगे। मेन पॉइंट क्या है कि जब आप किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो तो ये तो देखो कि वो ऑफर फॉर सेल है कि फ्रेश इशू है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफर फॉर सेल एंड फ्रेश इशू। फ्रेश इशू का मतलब ये होता है कि ये जो भी पैसा ये लोग इन्वेस्ट करवा रहे हैं, ये पूरा का पूरा पैसा कंपनी के डेवलपमेंट में जाएगा। ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है कि जो इनके प्रमोटर्स हैं, ये आप लोगों से पैसा लेंगे और कुछ हद तक अपने घर ले जाएंगे अच्छे वैल्यूएशन पे। तो इस कंपनी ने क्लियरली कहा है कि ये पूरा का पूरा जो पैसा है वो फ्रेश इशू में लगाएंगे, मतलब लोन के रीपेमेंट में और फर्दर एक्सपेंशन में। तो ये मेरे को एक पॉजिटिव बात तो लग रही है। तो ओनर्स का अगर वैल्यूएशन कम हो गया तो, इन द सेंस कि अगर सपोज ओनर्स ने बोला कि हम आईपीओ लेके आ रहे हैं तो अपनी इक्विटी डाइल्यूट करेंगे। पहले इनके पास 99.81% की इक्विटी थी, और जैसे ही आईपीओ लेके आएंगे इनकी इक्विटी बचेगी 73%, जो कि अच्छी है। एज अ प्रमोटर अगर आप किसी कंपनी में 73% के होल्डर हैं आफ्टर आईपीओ, इट इज कंसिडर्ड एज अ गुड पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट अगर मैं देखूं आईपीओ का ओवरऑल सेटअप, क्या डिटेल्स हैं, क्यों चाहिए पैसा, किस लेवल पर चाहिए, वो सब तो मुझे पॉजिटिव लग रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेट अस कम टू द सेकंड पार्ट कि कंपनी बेसिकली क्या करती है। कंपनी 1988 की है, बहुत पुरानी कंपनी है। इनफैक्ट ये जो अभी काम कर रहे हैं, जो आईपीओ लेके आ रही है, सेकेंड जनरेशन है जो काम कर रही है, विच इज़ गुड। 1988 की कंपनी है और ये ऑटो सेक्टर को बिलोंग करती है। अब आपको लगता होगा कि ऑटो सेक्टर की बात करें तो सर कौन कौन सी गाड़ियां ये लेके आते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऑटो पार्ट्स का बेसिकली काम कर रही है ये, और ये काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड से एसोसिएटेड है। इनका बेसिकली काम है शीट मेटल्स बनाना, और शीट मेटल से क्या क्या बनता है, चेसिस। चेसिस के अलावा हैंडल बार स्टैंड्स, एग्जॉस्ट सिस्टम्स, ये लोग कंपनीज जो बनाती है ना वो इन्हीं प्रोडक्ट से बनाती है, राइट। अपनी जो फाइनल कार मिलती है, 2 व्हीलर मिलती है, 3 व्हीलर मिलती है, ये सबको असेंबल करने के बाद ही तो होता है।
इसके अलावा दे हैव पॉलीमर प्रोडक्ट्स ऑल्सो, जहाँ पे फेंडर्स होते हैं, वाइजर्स होते हैं, कवर्स होते हैं। इसके अलावा सस्पेंशन सिस्टम्स ये लोग बनाते हैं, ब्रेकिंग सिस्टम्स बनाते हैं, और ईवी के प्रोडक्ट्स में भी काफ़ी अच्छा ये लोग अपना होल्ड बनाए रखे हैं। उसमें ईवी की जो मोटर्स होती हैं, कंट्रोलर्स होते हैं, चार्जर्स होते हैं, बैटरी के कंटेनर्स होते हैं, ये सब चीज़ें वो लोग ऑलरेडी बना रहे हैं। बेस्ट पार्ट ये है, ये सिर्फ ऑटो सेक्टर में नहीं है, और इन्होंने काफ़ी अच्छा एक्सपेंशन नॉन ऑटो में भी किया है। दैट इज दे आर इनटू सोलर पैनल स्ट्रक्चर्स। सोलर पैनल स्ट्रक्चर्स, आई एम नॉट सेइंग दे आर मेकिंग सोलर पैनल्स, सोलर पैनल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, विच इज़ गुड, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट, क्योंकि एट द एंड सोलर के पीछे सब लोग भाग रहे हैं, सोलर स्ट्रक्चर्स। तो एक तरह से देखा जाए तो जो मेन प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं, कार्स हमारे पास आती है, तो उनके जो मेन प्रोडक्ट्स हैं, चेसिस और ये सब, ये कंपनी बनाती है। सोलर अगर पैनल मैं अपने घर की छत पे लगाऊंगा, तो सोलर पैनल का जो बेस है वो कौन बनाता है? ये कंपनी बनाती है। सो एक्चुअली इट्स अ कंप्लीटली बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, इट इज नॉट बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल, ये ध्यान रखिएगा। रेवेन्यू बाइफर्केशन देखना भी बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें समझ आए कि इनका मेजरली कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है। तो शीट मेटल्स, जहाँ पे वो चेसिस, एग्जॉस्ट सिस्टम और हैंडल बार स्टैंड्स बनाते हैं, उसका 71% बिजनेस है। मतलब टोटल अगर कंपनी 100 रुपये का रेवेन्यू क्रिएट करी, तो 71 तो शीट मेटल से आ रहा है, 3% प्लास्टिक एंड पॉलीमर से आ रहा है, सस्पेंशन से 1% आ रहा है, और बाकी नॉन ऑटो और ईवी ब्रेकिंग सिस्टम से टोटल मिला के 75% आ रहा है। मेजरली 4 व्हीलर में, 2 व्हीलर में, 3 व्हीलर में, किस में है? तो मेजरली ये लोग 2 व्हीलर्स में है। 2 व्हीलर्स के चेसेस आते हैं, तो उसमें मेनली काम करते हैं। 2 व्हीलर्स का इनका टोटल सेटअप है 63%, 3 व्हीलर्स में 2% है, पैसेंजर व्हीकल्स में जो कार्स आती है हमारी, उसमें 4% है, और कमर्शियल व्हीकल्स के भी चेसेस ये लोग बनाते हैं, उसका 5% है। ठीक है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 77% इनका जो बिजनेस है वो इंडिया में है, और 23% जो बिजनेस है वो अब्रॉड में है। अब्रॉड में भी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया, यूनाइटेड किंगडम, जापान, थाईलैंड, इन सब कंट्रीज में इनका एक्सपोजर है। अब फर्दर इनके ग्रोथ प्लान्स के ऊपर बात की जाए, इन्होंने कंटेंट में अपना सेटअप बनाने की बात करी है। कंटेंट का मतलब जो ये 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स को सेटअप बना रहे हैं, उसके ऊपर और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स बनाने के सेटअप चल रहे हैं। सेकेंडली, दे आर फोकसिंग मोर ऑन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ऑल्सो, जो कि फ्यूचर है, ये आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। तो ईवी में इन्होंने पुणे में एक स्टैब्लिशमेंट बनाया भी है, जहां पर ये ईवी के प्रोडक्ट्स बनाएंगे और वहां पर अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं। मेरे को एक चीज़ बहुत बढ़िया लगती है, ये क्योंकि ये पूरा कंपनी बहुत पुरानी है, तो इनके पास बजाज ऑटो इनका क्लाइंट है 15 साल से, होंडा मोटरसाइकिल्स इनका क्लाइंट है 12 साल से, रॉयल एनफील्ड इनका क्लाइंट है 14 साल से, 14 ईयर्स से, हीरो मोटोकॉर्प, वीई कमर्शियल व्हीकल, जैगवार लैंड रोवर भी इनके क्लाइंट्स हैं। इफेक्टिवली ये एक्सपेंशन करना चाहते हैं भिवंडी की तरफ और उसके अलावा पुणे की तरफ। भिवंडी इज मुंबई का आउटस्कर्ट्स में एक एरिया है, वहाँ पे ये लोग अच्छा खासा काम करना चाह रहे हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका 8,000 करोड़ का है, मतलब कंपनी का वैल्यूएशन अगर मैं देखूँ तो 8,000 करोड़ पे है, विच इज़ गुड। कुछ इनकी स्ट्रेंथ्स ये है कि इतने साल से इस पर्टिकुलर सेटअप में है, तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट रिलेशंस बहुत अच्छे बने हुए हैं, इन्हें एक्सपीरियंस काफ़ी है। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसे बिजनेस में ना कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं ऑटो पार्ट्स की बात करूँ, संवर्धना मदरसन मेरे को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी लगती है जो इनका कॉम्पिटिटर है। इसके अलावा क्योंकि बैटरीज के ऊपर भी ये लोग काम कर रहे हैं, तो एक्साइड, ZF कमर्शियल्स, ये इनके सारे कॉम्पिटिटर्स तो हैं। तो इफेक्टिवली देखा जाए कंपटीशन का इनको थ्रेट तो होगा, आज नहीं तो कल, और जिस हिसाब से इंडिया ग्रो कर रहा है, जिस हिसाब से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो इनके ऊपर एक कहीं ना कहीं प्रेशर तो जरूर होगा। बट एक चीज़ बस ये है कि इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो क्या एक्सपीरियंस के ऊपर हम वैल्यूएशंस को कोट कर सकते हैं? क्या एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम इन्वेस्टमेंट सोच सकते हैं? क्या, देखो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट तो होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट वहां जाने से पहले एक बार फाइनेंशियल्स भी देख लें कंपनी का। जब भी आईपीओ आता है ना, तो आप देखना, एक चीज नोट करना, हमेशा कोई ना कोई रेवेन्यू अपना है ना एकदम सुपर एस्केलेट करके बताता है कि यार आईपीओ लेके आना है, वैल्यूएशन कैसे क्रिएट होंगे। मेरे को इस कंपनी की एक चीज अच्छी लगी कि मार्च 2022 में इनका रेवेन्यू था 5,410 करोड़। फिर उसके बाद में मार्च 23 में ये टर्नओवर हुआ 6,620 करोड़, मतलब इफेक्टिवली कितना, 1,200 करोड़ बढ़ा, मतलब इफेक्टिवली 22%। मार्च 24 में इट वाज 7,555, मतलब वहाँ पे भी 1100 करोड़ बढ़ा है। तो ये जो बढ़ाने वाली बात हो रही है ना, ये एकदम रॉकेट जैसे नहीं बढ़ा रहे हैं, दे आर मेकिंग इट स्टेबल, बिकॉज कंपनी पुरानी है ना। तो कंपनी पुरानी, और इनको मेन प्रॉब्लम कहाँ से चालू हुई है? डेट से। तो इनको डेट का रीपेमेंट करना है। तो इफेक्टिवली आईपीओ जिस पॉइंट के लिए ला रहे हैं उसकी क्लैरिटी तो दे रहे हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि ये प्रॉफिटेबल है।
यार मेरे को एक बहुत प्रॉब्लम होती है कंपनी से, जब लॉस मेकिंग कंपनी अपना आईपीओ ओवर वैल्यूएशन पे लेके आती है ना, तो मेरे को कंफर्टेबल नहीं लगता है यूजुअली। इन लोगों के पास ऑलरेडी प्रॉफिट्स हैं, दे आर मेकिंग 261 करोड़ इन, दे हैव मेड एक्चुअली 261 करोड़ इन मार्च 2022। मार्च 2024 में 310 करोड़ बनाए हैं, और दिसंबर 24 के जो उन्होंने अपने रिजल्ट्स दिए हैं उसके हिसाब से 245 करोड़ का ही अभी तक प्रॉफिट कर चुके हैं। मेनली इनको सिर्फ प्रॉब्लम एक ही चीज़ से थी, दैट इज बोरोइंग्स। तो बोरोइंग्स का तो ये रीपेमेंट कर ही देंगे। तो अब आ जाता है फाइनली फिफ्थ पॉइंट, दैट इज वैल्यूएशन। अगर मैं इसके प्राइस अर्निंग रेशियो की बात करूं तो अभी प्री आईपीओ इट इज 16.61, और जबकि पोस्ट आईपीओ ये 25 के करीब करीब हो जाएगा, तो 25 को अपने को बेस लेना पड़ेगा। रही बात अगर मैं इसको संवर्धना मदरसन से कंपेयर करूं तो उसका भी 25 है, एक्साइड से कंपेयर करूं तो 41 है, ZF कमर्शियल से करूं तो 55 है। तो वैल्यूएशन अच्छे है, वैल्यूएशन अच्छे ही, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना ज़रूर पड़ेगा। मेरे को एक और चीज़ बहुत बढ़िया लग रही है कि एज ऑफ नाउ ग्रे मार्केट प्रीमियम इसको बहुत ज़्यादा हाइप नहीं कर रहा है, अभी 11 to 12% ही है। रीज़न आई टेल यू, बिकॉज अभी के लेवल पर मार्केट थोड़ा सा वीक है, स्लगिश है, सबको कहीं ना कहीं डर है, और इंडिया पाकिस्तान का वॉर अभी अभी खत्म हुआ है। अब इसके बाद में अगर मैं सोचूं क्या मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकता हूं, आई कैन टेक दैट थिंग, बिकॉज अभी 8,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, धीरे धीरे बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट येस, छोटी कंपनी है ये, बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। इफेक्टिवली मेरे दिमाग में जो वैल्यूएशंस चल रहे हैं वो वैल्यूएशन आगे ना पीछे बढ़ेंगे, क्योंकि कंपनी स्टेबल है। तो आप इसका सोचोगे कि एकदम से ही आपको 70-80% का रिटर्न दे देगा, तो मुझे वो नहीं लगता। बट येस, लिस्टिंग गेंस एज ऑफ ग्रे मार्केट प्रीमियम जो अभी 13 to 14% बता रहा है, तो लिस्टिंग गेंस बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ओकेश है। मैं अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मेरा विजन इस चीज़ को लेके थोड़ा लॉन्ग टर्म है, क्योंकि ऑटो पार्ट्स में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट वैसे भी रहता है। मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखूंगा, बट ये मेरा व्यू है, ये आपको अपना डिसीजन खुद लेना है, मेरे डिसीजन के हिसाब से नहीं लेना है डिसीजन, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दो यार वीडियो, सब्सक्राइब कर दो चैनल, और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। टिल देन जय श्री राम, जय श्री महाकाल।